नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज की अपनी क्लासेस होने वाली हैं एसएससी एमटीएस की 39 नंबर की क्लासेस। और इससे पहले जितने भी क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं, आई होप आपने सारी क्लासेस बहुत अच्छे से अटेंड करी होगी। अभी साथ में बहुत सारे कमेंट चल रहे हैं अभी लगातार की जो क्लासेस हो रही हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे बोलने पे आप सभी ने कमेंट करना भी आप शुरू कर दिया है। चलिए शुरुआत करने से पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो अंजलि भारत जी के 0968 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। तो इस पर भी मैं कुछ ना कुछ करामातें करती रहती हूँ, तो आप मुझे इस पर भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए, कमल की आकृति वाला संगमरमर का पूजा घर कहाँ पे स्थित है? पूजा घर कहो, इबादत खाना कहो, या फिर क्या कहो, पूजा घर के अलावा और क्या बोला जाता है? मंदिर भी बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि मंदिर की एक ही चीज है दोनों। कमल की आकृति वाला संगमरमर का पूजा घर, यानी कि जहाँ पे प्रार्थना करनी होती है, प्रार्थना घर भी इसको कह सकते हैं। तो ये है कहाँ पे, आपसे पूछा गया है। तो बहुत सारे लोग तो यहाँ जाके आए होंगे। दिल्ली के अंदर है लोटस टेम्पल। क्या कहा जाता है इसको? लोटस टेम्पल भी इसको कहा जाता है। लोटस टेम्पल भी इसको कहा जाता है, लोटस टेम्पल। एक और बात है यहाँ पे, सबसे प्रमुख बात यहाँ की क्या है कि यहाँ पे क्या है, किसी भी देवी देवता की कोई भी मूर्ति ही नहीं है, यानी कि किसी को यहाँ पे पूजा नहीं जाता है। सीधा सीधा सा शाब्दिक अर्थ अगर मैं आपको बोलूँ तो जितने भी धर्म हैं, सभी धर्म की यहाँ पे क्या है, आपको किताबें देखने को मिल जाएगी और आप अपने धर्म की यहाँ पे क्या है, इबादत कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें करने के लिए चले जाइए आप दिल्ली के लोटस टेम्पल के अंदर। बाकी राज्यों के भी अगर मंदिर की बात करूं मैं, तो सबसे प्रसिद्ध गुजरात का मंदिर कौन सा है? सोमनाथ मंदिर है ये, सोमनाथ मंदिर। इसी के साथ में क्या है, पावापुरी मंदिर है, पावागढ़ मंदिर, क्योंकि पावापुरी मंदिर तो कहाँ पे आ जाएगा, बिहार के अंदर आ जाएगा। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो काशी कॉरिडोर भी यहाँ पे है। काशी कॉरिडोर के अलावा राम भूमि है, राम जन्मभूमि और राम मंदिर यहाँ पे बनने जा रहा है, पुनः निर्माण किया जा रहा है इसका। और अगर तेलंगाना की बात करूँ मैं, तेलंगाना के अंदर भी बहुत सारे मंदिर हैं। तेलंगाना के अंदर भी बहुत सारे मंदिर हैं। चलिए नेक्स्ट है, स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा का नारा संबंधित है, यानी कि कौन सी ऐसी क्रांति हुई थी जिसके अंदर क्या है, ये नारा दे दिया गया था। तो कौन सी क्रांति हुई थी? फ्रांस की क्रांति होती है, फ्रांस की क्रांति, जिसके अंदर क्या हुआ था, स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा का जो है नारा दिया गया था। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि फ्रांस की क्रांति हुई कब थी, यानी कि कौन से सन में हुई थी? तो ये क्रांति होती है 1979 में, 1979 बोला जाता है ना, 1979 में क्या है, ये क्रांति होती है, फ्रांस की क्रांति। रूस की क्रांति की अगर मैं बात करूं, रूस की क्रांति, तो रूस की क्रांति कब होती है? 1917 के अंदर। कब होती है? 1917 में होती है रूस की क्रांति। और भारत में तो बहुत सारी क्रांतियाँ हुई है, 1857 की क्रांति हुई है। इसके अलावा भी बहुत सारी क्रांतियाँ होती रही हैं। युद्ध में भी साथ देने के लिए गांधी जी ने बोला था और उनके द्वारा तो बहुत सारी ऐसी क्रांतियाँ कर दी गई थी। और पाकिस्तान तो आज भी क्रांति कर रहा है, सभी जानते हैं ना। अभी कश्मीर ले भी लिया है, फिर भी अब इसको चाहिए, अभी भी चल ही रहा है इसका। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जिसे भारतीय न होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये बहुत बड़ा पुरस्कार है अपने भारत का, और उस विदेशी को दिया गया है जो कि भारत का नहीं है, भारत का निवासी नहीं होने पर भी भारत रत्न मिलना बहुत बड़ी बात है। किसे दिया गया था? नेल्सन मंडेला को दिया गया था। किसको दिया गया था? नेल्सन मंडेला। ये पुरस्कार दिया गया 1990 के अंदर। कब दिया गया? 1990 के अंदर। और इसी के साथ में इनको एक और पुरस्कार दिया गया था। वो पुरस्कार इनको मिलता है 1993 के अंदर। कब दिया गया? 1993 के अंदर। और इनको पुरस्कार दिया गया था नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार की अगर मैं बात करूं तो ये कौन से क्षेत्र में इनको दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था शांति के क्षेत्र में। किस में दिया गया था? शांति के क्षेत्र में ये पुरस्कार इनको दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। मदर टेरेसा की अगर मैं बात करूं, मदर टेरेसा, तो इनको भी पुरस्कार मिला है, शांति का नोबेल मिला है इनको भी, शांति का नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। ये इनका आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इनको कौन से सन में शांति का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, यत्र
यंत्र जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता प्राप्त की थी, यानी कि कौन सा यंत्र जो है इनसे संबंधित है, आपसे पूछा गया है। तो ये क्या बजाते हैं, सरोद बजाते हैं। तो उस्ताद अमजद अली खान जो हैं, अमजद अली खान जो हैं, ये क्या करते हैं, अली खान साहब क्या करते हैं, ये बजाते हैं सरोद। क्या बजाते हैं, सरोद ये बजाते हैं। इसके अलावा अभी एग्जाम में सरोद आ चुका है, तो नेक्स्ट पेपर में कुछ और भी आ जाए। तो अब देखिए, वायलिन की अगर मैं बात करूँ तो कौन बजाता है, श्री रामकृष्ण द्वारा बजाया जाता है वायलिन। बांसुरी की अगर मैं बात करूँ तो बांसुरी कौन बजाता है, श्री हरिप्रसाद चौरसिया ने क्या किया है, बांसुरी बजाई है। तबला वादक की अगर मैं बात करूं तो तबला वादक है जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन साहब क्या करते हैं, तबला बजाते हैं, तबला वादक है ये। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। अग्रणी नेता आपसे पूछे गए हैं समाज सुधारक के। मैंने आपको काफ़ी समय बताया है, जितने भी संस्थापक हैं उनसे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जो जितने भी संस्थापक हैं, कोई से भी समाज की अगर उन्होंने स्थापना करी है, धार्मिक सुधार आंदोलन सम्मेलन जो भी किए हैं, सब आपको याद रखने हैं, क्योंकि 1 से 2 नंबर हैं जो MTS में ये आपके पक्के करवा सकते हैं। तो 1900 शताब्दी में क्या हुआ था, सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रणी नेता थे। तो अग्रणी नेता आ जाएंगे राजा राम मोहन राय। तो ये क्या करते हैं, समाज सुधारक इनको बोला जाता है। और अगर मैं इनकी बात करूं, इन्होंने और क्या किया है, तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी है। ब्रह्म समाज की स्थापना ये करते हैं राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, दयानंद सरस्वती, तो ये किसकी स्थापना करते हैं, आर्य समाज की ये स्थापना करते हैं। कौन करते हैं, दयानंद सरस्वती। बाल गंगाधर तिलक की अगर मैं बात करूं तो ये किसके साथ में मिलके, एनी बेसेंट के साथ में मिलके क्या करते हैं, होम रूल लीग की ये स्थापना करते हैं। और स्वामी विवेकानंद की अगर मैं बात करूं, तो स्वामी विवेकानंद क्या करते हैं, विवेक से कार्य लेते हैं। और विवेक से कार्य कौन लेता है, रामकृष्ण मिशन। इन्होंने किसकी स्थापना करी, रामकृष्ण मिशन की। देखिए मैं इतना आसानी से लिख पा रही हूँ, क्योंकि मैंने भी आपको ट्रिक से याद करवाया था। राजा राम मोहन राय यानी कि ब्रह्मा जी के ही अवतार माने गए हैं, राजा और राम। सिर्फ ट्रिक है याद करने के लिए, कोई अन्यथा ना ले। ब्रह्म समाज यानी कि ब्रह्मा जी के जो कमल की पंखुड़ियां हैं उससे ही निकले हुए हैं राजा राम मोहन राय। दयानंद सरस्वती और स्वामी को आर्य भी बोला जाता है। और मैंने आपको बताया था, याद करने की ट्रिक मैंने समझाई थी जब समाज सुधारक मैंने पढ़ाए थे। बाल गंगाधर तिलक और दादा भाई नौरोजी, लाल बाल पाल सबके बारे में मैंने बताया था कैसे क्या इन्होंने स्थापना करी थी। स्वामी विवेकानंद की अगर मैं बात करूँ तो विवेक से हमेशा रामकृष्ण यानी भगवान राम और भगवान कृष्ण क्या है, विवेक से कार्य लेते थे। तो सब मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया है। अगर अभी भी आपको याद नहीं है तो चेतक सीरीज के अंदर मैंने संस्थापक कंप्लीट करवाए थे, जरूर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, विश्व युद्ध इस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। सेकेंड विश्व युद्ध की बात हो रही है। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है 1939 के अंदर। कितने साल तक चला था, 6 वर्ष तक चला था। ये 6 वर्ष तक चलने वाला ये युद्ध है। 1939 से इसकी शुरुआत होती है, 1945 तक ये युद्ध चलता है। लगभग 6 साल पूरा इस युद्ध को हो चुका था। और अगर मैं बात करूं प्रथम विश्व युद्ध की तो 1914 से 18 के मध्य ये चला है और ये टोटल 4 वर्ष तक चला था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चला था। इसमें कौन है, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका। और सबसे कम अगर पार्टिसिपेट का आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा देश था जो क्या है सबसे कम इसमें हिस्सा लिया था, सबसे कम भाग लिया था, तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार था उसके अंदर कौन आता है, चाइना। चीन जो है ये हमेशा ही बच के रहा था इन चीज़ों को लेके। तो चीन ने क्या है सबसे कम इसमें भाग लिया है, चीन ने। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, पुहार नगर की नींव रखी थी। पुहार नगर की नींव किसने रखी थी, तो राजेंद्र चोल ने रखी है। और इससे पहले वाली क्लास में ही मैंने बताया था दक्षिण भारत के ये राजा थे। दक्षिण भारत के, इनका नाम क्या था,
चोल वंश के हैं ये, चोल वंश के। तो राजेंद्र इनका नाम है, पुहार वंश की ये नींव रखते हैं। और एक स्टूडेंट ने मुझे आंसर भी बताया था, बृहदेश्वर मंदिर का इन्होंने क्या है निर्माण करवाया था दक्षिण भारत के अंदर। तो ये इनका भी कमेंट में बता देती हूँ। गियासुद्दीन तुगलक, ये तुगलक वंश से संबंधित हैं, मैंने इनको बताया था। और ये क्या करते हैं, इनके जीवन में सबसे अच्छा अगर कार्य की मैं बात करूँ गियासुद्दीन तुगलक की, तो इन्होंने सबसे बेस्ट कार्य किया था, नहरों का निर्माण करवाया था और सिंचाई और कुएं का निर्माण जो इन्होंने करवाया था। बहादुर शाह द्वितीय के अगर मैं बात करूं तो ये क्या करते हैं, 1857 की जो क्रांति हुई थी ना भारत में, ये क्या है, अंतिम मुगल सम्राट हैं। बहादुर शाह जफर भी इनको बोला जाता है और बहादुर शाह द्वितीय भी इनको बोला जाता है। तो दोनों ही नाम एक हैं। फिर आप बोलोगे कि आपने कुछ गलत बता दिया, तो वो गलत नहीं है, आप अच्छे से याद रखना। बहादुर शाह द्वितीय एक ही है, बहादुर शाह जफर भी लिखा हुआ है तो भी वही होने वाले हैं। 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उसके दौरान इन्होंने क्या किया था, बहुत इन्होंने कार्य संभाला था, है ना। संग्राम में क्या है, बड़ा सहयोग रहा है इनका 1857 में। और संस्थापक भी रहे, माना जाए तो बहुत सारा संचालन इन्होंने किया है। और इसी दौरान जब ये हार जाते हैं तो अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज इनको बंदी बना देते हैं। अंग्रेज क्या करते हैं, बंदी बनाते हैं और बंदी बनाने के बाद में बर्मा भेज देते हैं। बर्मा जो वर्तमान में कहाँ आता है, म्यांमार के अंदर आता है, वहाँ पे भेज देते हैं और वहाँ पे क्या है, इनकी मृत्यु हो जाती है। बाज बहादुर की अगर मैं बात करूँ, बाज बहादुर, तो इनकी प्रेम कहानी तो सभी ने पढ़ी होगी। अगर आप एमपी से हैं तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, क्योंकि मैं राजस्थान का इतिहास भी बहुत सारा बताती हूँ, मध्य प्रदेश का भी बताती हूँ। तो मध्य प्रदेश के बारे में तो मैंने बताया ही था, बाज बहादुर और रानी रूपमती की कहानी सभी को पता होगी, अगर आप मध्य प्रदेश के धार जिले से हो या मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से हो। क्योंकि क्या है, धार के अंदर था मांडू महल, जाज महल, खरबूजा महल, बाघ की गुफाएं, सब पढ़ाया था ना मैंने। तो बाज बहादुर की अगर मैं बात करूं तो इनके साथ में एक रानी थी, रानी रूपमती। हिंदू मुस्लिम दोनों ही प्रेम की यहाँ पे कहानी थी। इन्होंने क्या है, नदी का पानी तक मोड़ दिया था अपनी प्रेम कहानी को पूरा करने के लिए। और इनकी क्या है, बाद में मृत्यु हो जाती है। मालवा का युद्ध इनके साथ में लड़ा जाता है। मुगल जो सम्राट होते हैं उनके सेनापति एक आते हैं, उनका नाम रहता है आदम खान। आदम खान के साथ में ये क्या करते हैं, युद्ध लड़ते हैं। मालवा का युद्ध इसको नाम दिया गया था, मालवा का युद्ध। और इसमें क्या है, इनको वीरगति प्राप्त हो जाती है। और जैसे ही इनकी खबर इनकी रानी के पास में पहुंचती है कि वो क्या है, वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, तो ये क्या करती है, फिर ये जहर खा लेती है। चलिए नेक्स्ट है, एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। एलोरा में, एलोरा के अंदर। और एलोरा, अजंता, एलिफेंटा, तीनों की तीनों गुफा कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर आती है। तो एलोरा सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर, ये जो मंदिर है ना यहाँ पे एक ही पत्थर से निर्मित है। क्या है, एक ही पत्थर से निर्मित है। इस पे बहुत अच्छी कलाकृति की गई है। तो निर्माण कब करवाया था, किसने करवाया था, तो करवाते हैं कृष्ण प्रथम। कौन थे ये, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है ये कृष्ण प्रथम। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, दिल्ली का सुल्तान जिसने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना करी थी, वो कौन था। तो दिल्ली का सुल्तान आपसे पूछा गया है, तो फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश से संबंधित है फिरोज तुगलक। ये क्या करता है, एक रोजगार विभाग उपलब्ध कराता है, दूसरा एक दान विभाग उपलब्ध कराता है और एक परोपकारी चिकित्सालय इनके शासनकाल में ये उपलब्ध कराते हैं। ये तुगलक वंश के बहुत ही अच्छे शासक रहे हैं, तुगलक वंश के। चलिए नेक्स्ट है, हिटलर कब जर्मनी का चांसलर बना था। चांसलर क्या होता है, बना कब था, 1933 में बना था। चांसलर क्या होता है, चांसलर जानते हो ना, चांसलर का अर्थ होता है कुलाधिपति, कुलाधिपति। एक होता है उत्तराधिकारी, अधिपति, कुलाधिपति। कुलाधिपति का मतलब क्या है, अब उसकी गद्दी पे कौन विराजमान होने वाले हैं, हिटलर साहब। और हिटलर साहब को भी चौंका दिया था किसने, हमारे यहाँ के एक व्यक्ति ने जिनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। सभी जानते हैं ना, इनके बहुत सारे हमशक्ल रहते हैं जिनको भी वो अच्छे से पहचान जाते हैं कि हिटलर आप हो ही नहीं सकते। इनकी एक एकाग्र शक्ति जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। उसमें क्या होता है कि जैसे हिटलर से मिलने के लिए जाते हैं, उसी के बाद में क्या करते हैं, वो स्थापना करते हैं बहुत सारी चीज़ों की, फॉरवर्ड ब्लॉक की करते हैं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो हिटलर की अगर मैं बात करूं तो हिटलर से जब ये मिलने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, हिटलर के हमशक्ल आते हैं 6 उनसे मिलने के लिए। उसके बाद में 7वें नंबर पे आते हैं हिटलर, तो ये तुरंत पहचान जाते हैं कि अब मुझसे असली हिटलर मिलने के लिए आया है। और इससे पहले जो 6 हिटलर आए थे उनके बात करने का तरीका, नज़रिया जो भी था, उससे वो क्या है, भाप जाते थे कि यह हिटलर
हो ही नहीं सकता। तो बहुत ही अच्छी एकाकी शक्ति थी किसकी, सुभाष चंद्र बोस की। और कहा जाता है कि उनके ड्राइवर की मृत्यु भी अभी हुई है 5-7 सालों के अंदर। उन्होंने पूरी स्टोरी बताई थी उनके बारे में कि कैसे क्या घटनाक्रम हुआ है, कैसे वो गाड़ियों की सीटों के नीचे उनको छुपा के लेके जाते थे। ये सारी चीज़ें जब हुई थी तो उन्होंने बताया था। नेक्स्ट है, चालुक्य वंश ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया है। चालुक्य वंश ने कहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित किया था, तो मालवा के अंदर किया था, अंदर। नेक्स्ट है, किस वेद में संगीत का उद्गम खोजा गया। किस वेद में, कौन से वेद के अंदर क्या है, संगीत का उद्गम माना जाता है, तो कौन सा वेद आ जाएगा, सामवेद आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सामवेद। इसमें क्या है, संगीत से संबंधित चीज़ें मिलती हैं। ऋग्वेद में पौराणिक चीज़ें देखने को मिलती हैं। और अथर्ववेद की अगर बात करें तो ये बहुत सारों के लिए क्या है, कामगर चीज़ें हैं। जादू टोना, क्या है, जादू टोना, जानते हो ना, जादू टोना। चलो मैं भी करती हूँ एक जादू टोना आपके ऊपर, कि जो कोई भी अभी मेरा वीडियो देख रहा है वो अगर कमेंट करके जाएगा तो उसका SSC MTS में सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये जादू टोना मेरा चलने वाला है, तो कमेंट जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट है यजुर्वेद। ये यजुर्वेद में भी क्या है, ग्रंथ के बारे में आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारी पौराणिक चीज़ें, और इसके साथ में मंत्रालय आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये वो मंत्रालय नहीं जो अलग अलग कैबिनेट के द्वारा बांटे गए हैं, ये मंत्रालय अलग है ना, मंत्र से संबंधित चीज़ें तो मंत्रालय है। तो अथर्ववेद जो है बड़ा काम का है सभी के लिए। सभी चाहते हैं कि कोई ना कोई जादू टोना किसी न किसी के ऊपर चल ही जाए। बहुत सारे बोलेंगे SSC MTS में हमारा सिलेक्शन हो जाए, हम ये जादू टोना फूकेंगे। तो मैंने तो फूक दिया है भाई आपके ऊपर, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे कमेंट करके जरूर जाइएगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, टेगा वन में वृक्ष पाए जाते हैं। टेगा वन में, तो टेगा वन में वृक्ष पाए जाते हैं अल्पाइन के। अल्पाइन के वृक्ष जो हैं ये क्या है, अधिक ऊंचाई पे पाए जाते हैं, अधिक ऊंचाई पे। और इसी के साथ में अगर मैं बात करूं ऊंचाई में तो पाए जाते हैं छोटी हाइट के, ये होते हैं छोटी हाइट के। और इन्हीं के साथ में क्या है, वनस्पति या कोई भी मतलब जो जड़ी बूटियां जो होती है ना, ये इन वृक्षों के अंदर पाई जाती हैं। चंदन की अगर मैं बात करूं, चंदन की, तो चंदन के वृक्ष पाए कहाँ पे जाते हैं, चंदन के, तो चंदन के पाए जाते हैं, मैंने बताया था ना, पुष्पाराज में झुकेगा नहीं साला, बताया था ना। तो कहाँ पे है ये, पुष्पा मूवी तो देख ली है, पता नहीं है चंदन के वृक्ष कहाँ पे हैं, कर्नाटक के अंदर हैं। भारत में सबसे अधिक यहीं पे पाए जाते हैं। अल्पाइन के वृक्ष कहाँ पे हैं, हिमालय। सागौन के वृक्ष कहाँ पे हैं, तो सागौन के वृक्ष मध्य प्रदेश के अंदर हैं, महाराष्ट्र के अंदर हैं, और कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर हैं, तमिलनाडु के अंदर हैं। चलिए हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। देखिए मुझे आप सभी की सलाह चाहिए इसके ऊपर। अभी तक मेरी अपलोडेड क्लासेस आई हैं, और अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं लाइव क्लासेस लेके आऊँ तो जरूर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर देना। मैं नेक्स्ट मंथ से ही लाइव क्लासेस लेके आने वाली हूँ, तो मुझे आप सभी के कमेंट का इंतज़ार रहने वाला है। अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव क्लासेस लेके आ जाऊँ तो ज़रूर से कमेंट करके जाइएगा। नेक्स्ट मंथ से ही अपनी लाइव क्लासेस आ जाइए। चलिए, भारत के किस राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या घनत्व है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, गलत करके आ जाओगे नहीं तो। भारत के किस राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर अगर आपकी आंखों में नहीं आया तो जनसंख्या अगर याद रखोगे तो टिक क्या लगा दोगे, उत्तर प्रदेश, जो कि आपका गलत हो जाएगा। प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या घनत्व यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बिहार। क्या हो जाएगा, बिहार। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो सबसे अधिक जनसंख्या की यहाँ पे बात होगी। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है, तो ये आ जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। जनसंख्या घनत्व के अकॉर्डिंग तो है ये। इसके अलावा साक्षरता कम यहाँ पे है, साक्षरता कम है। दूसरा, अगर जनसंख्या के हिसाब से बात करें राजस्थान का, तो राजस्थान आता है 7वें नंबर पे, और क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है बड़ा राज्य, सबसे बड़ा। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जब बंटवारा नहीं हुआ था, इससे पहले सबसे बड़ा राज्य कौन हुआ करता था, मध्य प्रदेश। उसके बाद में अब राजस्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे प्रथम नंबर पे, और जनसंख्या के मामले में 7वें नंबर पे। मध्य प्रदेश की मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश 5वें नंबर पे आता है, टोटल 28 राज्यों के अंदर से। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, चंदेल राजवंश की राजधानी थी। चंदेल वंश। अभी चंदेल वंश की राजधानी की मैं बात करूं तो खजुराहो के अंदर थी। कहाँ के शासक थे ये मध्य प्रदेश यानी मध्य भारत के अंदर के थे। मध्य भारत के शासक हुआ करते थे ये, मध्य भारत के कौन थे ये, चंदेल वंशज, चंदेल।
चंदेल वंशज हुआ करते थे। चलिए, और अगर मैं मगध की बात करूं तो पाटलिपुत्र की जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी मगध। कौन हुआ करती थी? मगध हुआ करती थी। नेक्स्ट है, विश्व के महासागरों में से सबसे चौड़ी महाद्वीपीय जल सीमाएं किस महासागर में पाई जाती हैं? किस महासागर में पाई जाती हैं? तो प्रशांत महासागर के अंदर पाई जाती हैं। और ये क्या करती हैं? अमेरिका और भारत, अमेरिका और भारत को क्या है? पृथक करने का ये कार्य करती हैं। पृथक करने का ये कार्य करती हैं। इसके साथ साथ में एक और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, प्रशांत महासागर सबसे विशाल और क्या है? सबसे गहरा महासागर है। ज़्यादातर क्वेश्चन बनेगा सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर जो है सबसे गहरा महासागर हो जाएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो, कहाँ पे चलो? दिल्ली। तो दिल्ली चलने की बात करी थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद, चंद्रशेखर भगत सिंह के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? इंकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट है, लोधी अंतिम शासक कौन था? मैं आपसे पूछूं, अंतिम नहीं, आपसे अगर प्रथम पूछा जाए तो कौन आ जाएगा? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जो हैं ये क्या है? प्रथम शासक आ जाएगा और सबसे शक्तिशाली भी इसको आप मान सकते हैं। लोधी का अंतिम शासक की मैं बात करूं तो इब्राहिम लोधी जो है ये अंतिम शासक रहता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासी सर्वप्रथम इस धातु का इस्तेमाल करते थे। और अगर मैं आपसे पूछूं सबसे पहले कौन सी धातु का इस्तेमाल किया गया था? धातु की बात हो रही है तो धातु सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था तांबा। यानी कि जब क्या है, शुरुआत ही हो रही थी किसी न किसी चीज़ की, उस समय किसका उपयोग किया गया था? तांबे का। और हड़प्पा वासी की मैं बात करूँ तो सर्वप्रथम धातु का इस्तेमाल किया था तो कांस्य का। किसका किया था? कांस्य का इन्होंने इस्तेमाल किया था, धातु का। ये कब आया था? पूरा पाषाण काल के समय। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? झारखंड के, तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन आ जाएंगे? तो बाबूलाल मरांडी जो थे ये क्या है? प्रथम मुख्यमंत्री आ जाएंगे। और अभी वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो कौन आ जाएंगे? हेमंत सोरेन। ये कौन है? अभी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं। जय ललिता कहाँ की हैं? तो ये तमिलनाडु की थी। और इनको लोगों के द्वारा प्यार से कौन सा नाम दिया गया था? अम्मा इनको कहा जाता था। और आज भी इन अम्मा जी के नाम पे 5 रुपए में खाना वहाँ पे मिलता है तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट है, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? भारत की कोकिला। और अगर थोड़ा सा यहाँ चेंज कर दूं मैं, भारत की स्वर कोकिला किसको कहा जाता है? स्वर कोकिला। तो इसका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो कोकिला कहा जाता है सरोजनी नायडू को। किसको कहा जाता है? सरोजनी नायडू को कहा जाता है भारत की कोकिला। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की स्वर कोकिला किसको कहते हैं तो ये कहा जाता है लता मंगेशकर को कहा जाता है। और अगर मैं आशा भोसले की मैं बात करूं तो इनको क्या कहा जाता है? इंडो पॉप। क्या कहा जाता है इनको? इंडो पॉप इनको कहा जाता है, या इंडिया पॉप भी कहो, दोनों ही एक ही चीज़ है। वह सूची जिसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है, कौन सी आ जाएगी? तो ये आ जाएगी संघीय सूची। और संघीय सूची किसमें शामिल है? तो 7वीं अनुसूची के अंदर ये शामिल है, अनुसूची के अंदर शामिल है। और इसके अंदर और कौन कौन आता है? संघीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य की सूची, सारी सूचियां मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ संविधान के अंतर्गत। चलिए, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? इसमें बहुत सारे कंफ्यूज हो गए, या तो बेंगलोर लगाएंगे या फिर मुंबई लगाएंगे। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की बात कर रहे हैं तो क्या है? गोवा वाले बीच पे। चलिए, नेक्स्ट है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है सतलज नदी के ऊपर। सतलज नदी पे बना हुआ है भाखड़ा नागल बांध। गंगा नदी की अगर मैं बात करूं तो गंगा नदी पे है टिहरी बांध। इसमें क्या है? भिलंगना नदी भी शामिल है, भागीरथी, दोनों का संगम, या दोनों नदियां यहाँ पे मिलती हैं जिस पे बना हुआ है टिहरी बांध। चिनाब नदी की अगर मैं बात करूं, चिनाब नदी पे कौन सा? दुलहस्ती बांध।
और यमुना नदी की अगर मैं बात करूँ तो यमुना नदी पे कौन सा बांध बना करूँ तो इस पे कौन सा बना हुआ है, लखवार बांध। लखवार बांध इस पे बना हुआ है। कौन सा बांध है, लखवार बांध इस पे बना हुआ है। आज का अपना आखिरी और अंतिम प्रश्न है। आज का स्कोर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाइएगा। स्टूडेंट लिख के जा रहे हैं तो आप भी जरूर लिख दीजिएगा कि आपका आज की इसमें कितना स्कोर रहता है। महावीर पुरस्कार दिया जाता है तो महावीर पुरस्कार पहलवानों को दिया जाता है। शुरुआत करी गई थी 1950 के अंदर। पहलवानों को ये पुरस्कार दिया जाता है, महावीर पुरस्कार। चलिए, हो चुका है अपना सेशन आज का कंप्लीट। कितने क्वेश्चन आपके 25 में से सही हुए हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। जो भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं वो भी बताइएगा। और साथ ही अगर आप मेरी लाइव क्लासेस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाइएगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके कमेंट आए तो मैं नेक्स्ट मंथ से ही लाइव क्लासेस आपकी शुरू करने वाली हूँ। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।